हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। हम लोग रेट्स ऑफ टीडीएस देख रहे हैं। बहुत सारे सेक्शन के रेट ऑफ टीडीएस हमने देख लिए, कुछ और भी बाकी हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। द सेक्शन विथ विच वी हैव टू स्टार्ट इज सेक्शन 194I। ये टीडीएस है रेंट पे। टीडीएस किसका है? रेंट पे। अगर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना होगा। रेंट किसका? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग का अगर है तो 2,40,000 रुपए पर एनम से ज्यादा का अगर रेंट है, 2,40,000 रुपए पर एनम का मतलब हो गया 20,000 रुपए महीने का किराया। अगर इससे एक्सीड करता है, क्योंकि 20,000 रुपए महीने का है तो साल का 2,40,000 ही आएगा, और ये लिमिट एक्सीड होनी चाहिए टीडीएस काटने के लिए। तो 20,000 रुपए से अधिक महीने का अगर किराया है तो एग्रीगेट कितना हो जाएगा साल भर का? 2,40,000 रुपए पर एनम। तो टीडीएस आपको काटने की आवश्यकता है। लेकिन मान लीजिए मैंने किराया देना शुरू किया 30,000 रुपए महीने के हिसाब से सिर्फ 6 महीने का ही, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड, हमने स्टार्ट किया 1 अक्टूबर से किराया देना, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने का ही किराया आएगा। तो 30,000 इंटू 6 कितना हुआ? 1,80,000। क्या टीडीएस काटना है? नहीं, क्योंकि साल का 2,40,000 एक्सीड नहीं किया। राइट, साल का अल्टीमेटली के एक्सीड क्या करना चाहिए? साल का किराया 2,40,000 एक्सीड करना चाहिए, तो आपको टीडीएस काटना है। ये किराया क्या क्या चीजों का होगा? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग सब मिला के। राइट, और अगर प्लांट एंड मशीनरी भी आपने किराए पे लिए तो उसके लिए अलग लिमिट है 2,40,000 रुपए की। तो पेमेंट ऑफ रेंट फॉर द यूज ऑफ प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट वेदर और नॉट ओन्ड बाई पेई 2,40,000 रुपए इसके लिए अलग है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग का पे 10% का टीडीएस रेट है, जबकि प्लांट एंड मशीनरी पे टीडीएस कितना है? 2% का है। वेदर और नॉट ओन्ड बाई पेई, ये बात दोनों में लिखी है। इसका क्या मतलब है? हम जिसको किराया दे रहे हैं, हम जिसको किराया दे रहे हैं वो ओनर है कि नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो खुद टेनेंट है और उसने मुझे सबलेट किया है, मुझे फिर फर्दर किराए पे दे दिया है, मुझे इस बात से मतलब नहीं। मैं जो पेमेंट कर रहा हूं किराए की, वो किराएदार को पेमेंट कर रहा हूं कि ओनर को पेमेंट कर रहा हूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे टीडीएस इस रेट से काटना है जो यहां पे स्पेसिफाइड है। आइए देखिए एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल 194I का पेमेंट मेड टू मिस्टर एक्स फॉर रेंट, किस एसेट का और कितना रुपया? मैंने बिल्डिंग ली है मिस्टर एक्स से किराए पे, उसका किराया मैंने दिया है 2,00,000 रुपया साल का। मैंने फर्नीचर लिया है कुछ उससे किराए पे, उसका किराया दिया है 50,000 रुपया। और मैंने कुछ प्लांट एंड मशीनरी ली है, उसका किराया दिया है 1,00,000 रुपया। राइट, तो अब जो लॉ आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि 2,40,000 रुपए से किराया अधिक होना चाहिए। बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग मिला के 2,40,000 से ज्यादा, तो ये एक ग्रुप है। प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एक अलग ग्रुप है। तो इसका 2,40,000 एक्सीड नहीं हो रहा है, तो सिर्फ टीडीएस कितना कटेगा? 2,50,000 पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194I कितना हो जाएगा? 2,50,000 का 10%, यानी 25,000 रुपया। अब आइए एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इसी को हम ब्लू पेन से इधर लिखते हैं दूसरी फिगर। बिल्डिंग का किराया है 2,00,000 रुपया, फर्नीचर फिटिंग का किराया है 40,000 रुपया, और प्लांट एंड मशीनरी का किराया है 2,50,000 रुपया। अब बताइए इस केस में क्या होगा? टीडीएस 2,40,000 ही हो रहा है, ये इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, सिर्फ इस पे कटेगा 2,50,000 पे। लेकिन क्या रेट से कटेगा? प्लांट एंड मशीनरी का टीडीएस रेट 2% का ही है, तो 2% हो गया कितना? 25,000 रुपया। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। बिल्डिंग का किराया है 1,50,000, फर्नीचर का 1,00,000 और प्लांट एंड मशीनरी का 3,00,000। अब टीडीएस कितना कटेगा? 2,50,000 का 2,50,000 का 10% प्लस 3,00,000 का 2%। देख लीजिए कितना हो गया? 2,50,000 का 10% 25,000 प्लस 3,00,000 का 2%, 3,00,000 का 2% हो जाएगा 6,000। 25 और 6 31,000 रुपये का टीडीएस काटना है।
क्लियर है सबको? एग्जाम्पल आपको नोट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल देख के भी एग्जाम में चल जाएंगे ना, तो भी आप सब कुछ सही कराएंगे, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लॉ, क्योंकि जितनी वैरायटी हो सकती है वो सब तो हम कवर करने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। लॉ पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा सिर्फ एग्जाम्पल से भी। आइए नेक्स्ट देखिएगा, सेक्शन 194 आइए, और ये कंपल्सरी वाला टीडीएस का प्रोविजन है। आपको याद है 3 सेक्शन आपने पढ़े थे कि यहां पे कंपल्सरी टीडीएस काटना होगा। वो 3 सेक्शन क्या थे? 194 आईए, आईबी और एम। 194 आईए, 194 आईबी और 194 एम। आईए ये टीडीएस सबको काटना होगा। उस समय जब मैं ये बात पढ़ा रहा था तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा था कि भाई कोई छोटे से छोटा आदमी भी क्या ये टीडीएस काटेगा? टीडीएस काटना एक मुसीबत वाली चीज है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कंप्लायंस बर्डन है। टीडीएस काटना मजाक चीज नहीं है। आपको टीडीएस काटना है किसी का, फिर जाके उसको जमा करना है, फिर उसको रसीद पकड़ानी है उसकी। ऑब्वियसली आज की तारीख में कोई मांगता तो नहीं है टीडीएस का सर्टिफिकेट, टीडीएस की रसीद, क्योंकि हर कोई चेक कर लेता है ऑनलाइन। मैंने बताया था आपको कहां पे? ट्रेसेस पे। लेकिन फिर भी ये कंप्लायंस बर्डन है। आइए देखिए गवर्नमेंट कहां पे कह रही है कि टीडीएस सबको काटना पड़ेगा। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप पेमेंट कर रहे हो ऑन ट्रांसफर, तो यहां ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? सेल या परचेज? आप पेमेंट कर रहे हो तो सेल करेंगे तो पेमेंट करते हैं नहीं, पेमेंट रिसीव करते हैं। पेमेंट ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब यहां पे क्या है? परचेज। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं तब टीडीएस मत काट लीजिए सामने वाले का। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट इन कैपिटल एसेट, उसके हाथ में कोई इनकम आएगी ही नहीं। हम टीडीएस काट लेंगे झूठ मूठ का, उसकी कोई इनकम बन ही नहीं रही है। तो इफ आई एम मेकिंग अ पेमेंट टुवर्ड्स परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, तो फिर क्या होगा ऐसे में? 50 लाख रुपए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो कम कैपिटल एसेट नहीं होता, और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के भी रिस्पेक्ट में क्या होता है? एग्जेम्पशन वगैरह होती है। तो गवर्नमेंट इसलिए एग्रीकल्चर लैंड को पूरा ही हटा दी है कि उस पर टीडीएस मत काटो। अदर देन एग्रीकल्चर लैंड अगर आप परचेस करते हो तो टीडीएस काट लो सामने वाले का। ठीक है, जो सेलर है उसका टीडीएस काट लो। क्या रेट से? 1% के रेट से। और प्रॉपर्टी अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की है तब, बस ऐसे समझिए। हम कोई लैंड खरीद रहे हैं 60 लाख रुपए की, तो हम क्या करेंगे? हम पेमेंट 60 लाख रुपए नहीं करेंगे, हम 60 लाख रुपए का 1% टीडीएस काट के उसको पेमेंट करेंगे। अगर हम किसी से फ्लैट खरीद रहे हैं 60 लाख रुपए का, हम 1% का टीडीएस काट के फिर उसको पेमेंट करेंगे। सबको समझ में आ रही है ना बात? 1% हम टीडीएस काट लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम फ्लैट खरीद रहे हैं, एग्जैक्टली 50 लाख रुपए का टीडीएस काटना है क्या? नहीं। अब देखेंगे यहां पे अमाउंट बहुत नॉमिनल सा ही है। ठीक है, अमाउंट बहुत नॉमिनल सा ही है, लेकिन गवर्नमेंट एक्चुअली ऐसे ट्रांजैक्शन को ऑन रिकॉर्ड चाहती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो सेलर है, हो सकता है वो कैपिटल गेन टैक्स पे ही ना करे, तो गवर्नमेंट कह रही है जब भी आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खटाक से उसका 1% टीडीएस काट लीजिए, मेरे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी का टीडीएस काट रहे हैं तो सिर्फ काट के जमा नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हम अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश करते हैं, जिसमें हम जिसका भी टीडीएस काटते हैं उसका नाम, पता, पैन नंबर सब गवर्नमेंट को बताते हैं। किस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में टीडीएस काटा गया है, कितना टीडीएस काटा गया है, ये सब बताते हैं। तो भाई गवर्नमेंट को पता चल गया कि अच्छा इसने 60 लाख रुपए की जमीन बेची है, तो देखें जरा टैक्स दिया है कि नहीं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। 194 आइए, देखिए यहां जो पेमेंट होती है ना, ये फुल कंसिडरेशन होती है टुवर्ड्स दिस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे आजकल ना फ्लैट को बेचने के अलग अलग तरीके बना लिए गए हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो अपना फ्लैट बेच रहा है, पता है किस तरीके से? बोल रहा है फ्लैट का है 48 लाख। ठीक है, उसके बाद वन टाइम मेंटेनेंस, आपको पता होगा कि मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं सोसाइटी में। वन टाइम मेंटेनेंस 2 लाख रुपए का है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया गया है आपको, ठीक है, उसका 1 लाख रुपए है, और पार्किंग का 5 लाख रुपए है। ठीक है,
अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी की है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इस फ्लैट को कहेंगे या सबको कहेंगे? एक बात समझिए, ये फ्लैट का ही आप पूरा पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ मच, 56 लाख रुपीज। ये ग्रेटर 50 लाख रुपए है, इसलिए टीडीएस एप्लीकेबल है, टीडीएस एप्लीकेबल। इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो अगर बोल रहा है इस तरीके से, भाई फ्लैट का इतना, वन टाइम मेंटेनेंस का इतना, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का इतना, पार्किंग का इतना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो टोटल जितनी पेमेंट देनी है वही कंसिडरेशन कहलाएगा। अगर ये 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप टीडीएस काटेंगे। पता है ये अलग अलग क्यों बोल रहा था? क्योंकि फ्लैट वो इसने 48 लाख रुपए बोल रहा था ताकि आप टीडीएस ना काटो। गवर्नमेंट कह रही है इससे नहीं देखा जाएगा, ये फिगर देखेंगे 56 लाख रुपया टोटल, राइट। टीडीएस कितना काटना होगा? 1% ऑफ 56 लाख कितना हो जाएगा? 56,000 रुपये। तो पेमेंट कितनी की जाएगी? 56 लाख माइनस 56,000 कितना हो जाएगा? 55,44,000। दिस द अमाउंट ऑफ पेमेंट टू बी मेड। आइए नेक्स्ट देखते हैं 194 IB। अगेन ये भी मैंडेटरी सेक्शन है, टीडीएस सबको काटना होगा। देखिए गवर्नमेंट ने क्यों आईए में भी बोला कि सबको काटना होगा। एक बात बताइए, आप अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो ये कंप्लायंस भी कर सकते हो कि नहीं? क्या बहुत छोटे आदमी हो, नहीं कर पाओगे, किसी का टीडीएस काटना जमा करना नहीं हो पाएगा? अरे अगर आप नहीं भी कर पाओगे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस अफोर्ड कर लोगे ना, 2-4-5 हजार रुपए एक सीए लेगा, आप उसी से टीडीएस कटवा के जमा करवा दीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गवर्नमेंट कह रही है जो 50 लाख रुपए से ऊपर की जमीन खरीद सकता है ना, वो ये सब मैनेज कर लेगा। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर वगैरह क्या था, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 50 लाख रुपए से ऊपर की जमीन में खरीदी, मकान खरीदा और आपने इसकी पेमेंट की है तो आपको टीडीएस काट के जमा करना ही पड़ेगा। आइए बिल्कुल वैसे ही देखिए 194 IB, ये क्या कहता है? इफ यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ रेंट टू अ रेजिडेंट बाय एन इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 I। अगर आपको 194 I में टीडीएस नहीं काटना था और आप किराए की पेमेंट कर रहे हो, अब ध्यान दीजिए 194 I में तो टीडीएस उसी को काटना है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा था बिजनेस में, या प्रोफेशन में 50 लाख रुपए से ज्यादा था, तभी टीडीएस काटना है। तो कह रहा है कि जिसको टीडीएस 194 I में काटना है रेंट का, वो तो वही काटेगा। और क्या है वहां पे कि अगर साल का 2,40,000 रुपए से ज्यादा का किराया तो 10% के रेट से टीडीएस काटना है। कह रहे जिसको उस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना है, तो कौन आ गया उस सेक्शन में नहीं टीडीएस काटना है? बेसिकली जो छोटा व्यापारी है, नंबर 1, ठीक है, जिसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, और या तो व्यापारी ही नहीं है, नौकरी पेशा आदमी है, वो भी तो किराया दे सकता है अपने घर का, राइट। पेमेंट ऑफ रेंट टू अ रेजिडेंट बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 I। हम पेमेंट कर रहे हैं किसका? रेंट का, 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का। एक बात बताइए, हम 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का किराया दे रहे हैं, क्या हम छोटे आदमी हैं? रईसी तो देखो मेरे जो मकान का किराया, जो हमने किराए पे मकान लिया है, 50,000 रुपए से ज्यादा का हम किराया ही दे रहे हैं महीने का किराया है। जो 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का किराया दे रहा है ना बेटा, उसकी इनकम बहुत ज्यादा होगी। किराया कौन 50,000 रुपए से ज्यादा दे सकता है? मैं कह रहा हूं मिनिमम सैलरी पर मंथ की 2 लाख रुपए होगी। 2 लाख रुपए से कम की तनख्वाह पाने वाला आदमी 50,000 रुपए से ऊपर का किराया तो नहीं दे सकता है, मिनिमम 2 लाख रुपए होगी। तो अब वो छोटा आदमी नहीं है, वो मैनेज कर सकता है टीडीएस काटना और जमा करना, राइट। तो बेसिकली गवर्नमेंट यहां पे क्या करने की कोशिश कर रही है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना मकान है, ठीक है, और बड़ा बड़ा किराया आ रहा है, लेकिन वो किराया किससे आ रहा है? वो किराया आ रहा है एक सैलरीड एम्प्लॉय से जो टीडीएस काटता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है और वो अपनी इनकम को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और वो अपनी इनकम को, जो रेसिपेंट है, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए महीने का किराया आ रहा है उसके फ्लैट का, ठीक है, लग्जरी फ्लैट्स हैं उसके, और किसको दे रखा है किराए पे? एक सैलरीड एम्प्लॉय को दे रखा है। अब सैलरीड एम्प्लॉय तो सेक्शन 194 I में टीडीएस काटता नहीं है, और इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 194 IB कि कम से कम जो बड़ा बड़ा किराया पा रहे हैं
सैलरीड एम्प्लॉय से या छोटे व्यापारी से, या बेसिकली छोटा व्यापारी आएगा नहीं, या सैलरीड एम्प्लॉय है। ये एक्चुअल केस क्या है मैं आपको समझाऊं तो ये वो यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी पोजीशन पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो महंगा महंगा फ्लैट किराए पे लेते हैं अपनी जॉब पोस्टिंग वाली जगह पे, और सिंस वो टीडीएस काटते नहीं है, क्योंकि 194I में तो टीडीएस काटना ही नहीं है उनको, वो तो व्यापारियों को काटना है, और वो भी जब उनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तो ये टीडीएस काटते नहीं है। और सामने वाला क्या करता है, इतना लंबा किराया पा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को तो इसकी इंफॉर्मेशन है नहीं, वो किराए की इनकम दिखाता ही नहीं है। राइट, चलिए अब एक दूसरी बात करते हैं। एक तो हो गया कि किराए की इनकम दिखाता नहीं है, दूसरा वो बंदा है जो किराए की इनकम नहीं आती है फिर भी दिखाता है। अब कहेंगे ये कौन सी बात हुई सर, ये तो समझ में आता है कि एक बंदे की किराए की इनकम है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है क्योंकि टैक्स बचाना चाहता है। अब ये सर आप कौन सी विचित्र बात कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं, मेरी किराए की इनकम नहीं है तब भी हम जबरदस्ती किराए की इनकम दिखा रहे हैं। आइए समझते हैं आपसे। पहले तो मुझे ये बताओ कौन रईस आदमी है। मैं दो लोगों का नाम लूंगा, आपको बताना है कौन रईस है। मिस्टर ए, उसके पास 4 मकान है, ठीक है, उसने 3 मकान किराए पे दिया है और 1 मकान वो खुद यूज करता है। मिस्टर बी, उसके पास 4 मकान है और चारों मकान में से वो कोई भी 1 मकान यूज करता है, तो जिस समय वो 1 मकान यूज कर रहा होता है बाकी 3 मकान खाली पड़े रहते हैं। कौन रईस है? ऑपरेटर साहब आप भी बता सकते हैं कौन रईस आदमी है। मिस्टर ए जिसके पास 4 मकान है, 3 किराए पे और 1 पे ये वो यूज करता है। दूसरा मिस्टर बी जो है वो अपने मकान खाली रखता है। एक ही यूज कर पाएगा भाई, इंसान तो एक है, तो एक यूज कर पाता है। मकान 4 है उसके पास भी, उतने ही बड़े बड़े मकान है, लेकिन यूज एक करता है बाकी खाली रखता है, किराए पे नहीं देता है। कौन रईस आदमी है, ए कि बी? बता पाएंगे ऑपरेटर साहब आप? रईस आदमी जो है वो बी है, इसको रईसियत कहते हैं। मकान खाली पड़ा है, टेंशन नहीं है, ये ना रईसियत हुई। ठीक है, आपको रईसियत अगर नहीं समझ में आ रही है क्योंकि मेरा ऑपरेटर गड़बड़ा गया, ठीक है, पिछली क्लास की हमने रिकॉर्डिंग की थी, उसमें भी जो ऑपरेटर बैठा था उससे भी मैंने पूछा था यही प्रश्न। वो ऑपरेटर समझदार था लग रहा है ज्यादा, उसने बताया सर बी वाला ज्यादा रईस आदमी है, देखिए इसकी रईसियत, 4 मकान रखा है, खाली रखता है, किराए पे नहीं देता है, कहता है मेरा मकान कोई यूज थोड़ी ना करेगा, इसी को रईसी कहते हैं। अरे बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ा बड़ा फार्म हाउस बनाते हैं, 4 महीने में एक बार जाते हैं, पता है मेंटेनेंस में खर्चा कि उस फार्म हाउस का 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए महीने का खर्चा है। 20-20 आदमी दिन भर उसको साफ सफाई फार्म हाउस की कर रहे हैं, पेड़ की कटिंग छटिंग कर रहे हैं, और साहब जो है वो 4 महीने में एक बार बस जाते हैं, और 4 लाख रुपया महीने का मेंटेनेंस का खर्चा है उस फार्म हाउस का। इसको ना रईसियत कहते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटा रईस था फिर भी उसके कंपैरिजन में कि 3 मकान खाली रखा है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो अब मैंने बताया कि जिसका मकान खाली पड़ा है वो रईस आदमी है, तो क्या उसके पास ब्लैक मनी होगी, मतलब उसके पास पैसा आता है जिसपे वो फुल्ली टैक्स नहीं देता है? हाँ बिल्कुल होगा यार, रईस आदमी है, ब्लैक मनी तो होगी ही। अब ध्यान दीजिएगा, एक बंदे के पास मान लेते हैं 50 लाख रुपए है, राइट। अगर वो 50 लाख रुपए को अपनी इनकम दिखाता बिजनेस की, तो 50 लाख रुपए पे सीधा 30% का टैक्स लग गया होता, क्योंकि भाई वो 30% स्लैब में होगा ही। लेकिन उसने क्या किया, उस 50 लाख रुपए की इनकम को अपनी बिजनेस की इनकम ना दिखा के किराए की इनकम दिखाने की कोशिश की। उसका मकान खाली पड़ा था, उसने सोचा कि इसको किराए की इनकम दिखाते हैं, और किराए की इनकम दिखाएंगे तो वो 50 लाख रुपए जो उसकी बिजनेस की इनकम थी वो बन जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, जहां से 30% उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसकी इनकम हो जाएगी 35 लाख रुपया, और उसको देना पड़ेगा सिर्फ 35 लाख रुपए पे टैक्स। आपने देखा, मतलब वो कमाया तो था बिजनेस से, उसने बिजनेस की इनकम लेकिन कम दिखा दी। आप समझ रहे हैं, यही तो होता है ना यार, कि हम अगर अपनी इनकम को जितना कमा रहे हैं उससे कम दिखाते हैं तो वो ब्लैक मनी बन जाता है। यही हम 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, दिखाए सिर्फ 50 लाख रुपया है, तो बैलेंस 50 लाख रुपया क्या है, मेरी ब्लैक मनी है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहे हैं कि उसके बिजनेस की 50 लाख रुपए की ऐसी इनकम थी जो वो बिजनेस में अगर ना दिखाए, ठीक है, वहां से कम कर ले अपनी इनकम, और झूठ मूठ का उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा दे। तो बिजनेस की इनकम दिखाता तो 50 लाख पे टैक्स लगता, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाएगा तो 50 लाख में से 30% घट जाएगा और 35 लाख रुपए पे ही टैक्स लगेगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो मकान खाली भी पड़ा रहता तो भी डीम लेट आउट माना जाता और टैक्स तो लगता ही, 4 प्रॉपर्टी में से 2 प्रॉपर्टी का टैक्स तो वैसे भी लगता। तो इससे तो बेटर है कि अपनी बिजनेस की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा दिया जाए। ठीक है, एक तो हाउस प्रॉपर्टी की दिखा देने से क्या हो जाएगा, टैक्स कम हो जा रहा है उसी बिजनेस की इनकम पे, और डीम लेट आउट बन के तो टैक्स वैसे भी देना था उससे भी बच गए। बहुत जबरदस्त बचत हो गई यहां टैक्स की। तो बहुत सारे रईस लोग ये कर रहे थे, अपना बड़ा बड़ा मकान पड़ा है, किराए पे नहीं है, लेकिन दिखा रहे हैं कि किराए की इनकम है। तो अब सरकार कह रही है, उनसे पूछ रही है, जब बताओ तुम 50,000 रुपया महीने से ऊपर का किराया दिखाते हो ना, ठीक है, कि तुम्हारा तो 50 लाख 60 लाख रुपया किराया आता है, जैसा दिखाओ तो टीडीएस कौन काटा है, उसके पास होता ही नहीं था। क्योंकि पहले टीडीएस, तो अब गवर्नमेंट ने इसीलिए ये लॉ बनाया कि 50,000 रुपये महीने से किराया ज्यादा अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप टीडीएस काटोगे। तो यानी जिसको पास किराया आ रहा है उसका टीडीएस कटा हुआ होगा। तो जिसके पास किराया आ रहा है, जो अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाएगा, ये लंबी लंबी वाली, उससे सरकार पूछेगी यार तुम्हारा टीडीएस तो कटा ही नहीं है, कौन लिया है किराए पे। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो दोनों चीज यहां पे ट्रेस हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे थे बड़ा बड़ा किराया आ रहा है, इनकम नहीं दिखा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे थे किराया नहीं आ रहा है, इनकम दिखा रहे हैं, दोनों पकड़ा गए 194I बना के। क्लियर है? 194IB बना के 50,000 रुपए से ऊपर का किराया, 5% का टीडीएस। अच्छा, टीडीएस काटना कब है इसमें ईयर एंड पे टीडीएस काटना है। आइए समझाते हैं एक एग्जांपल से। 194IB, मिस्टर एक्स पेड रेंट टू मिस्टर एक्स, ऐसे लिखते हैं, मिस्टर एक्स अ सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉय, तो यानी 194I तो इसके ऊपर लगेगा ही नहीं। अ सैलरीड एम्प्लॉय पेड रेंट ऑफ ₹60,000 पर मंथ टू मिस्टर वाई, ठीक है, फॉर फ्लैट के लिए किराया दिया, ठीक है। टीडीएस डिडक्टेबल, टीडीएस डिडक्टेबल कितना है, तो देखिए अप्रैल टू फेब 60,000 पर मंथ की पेमेंट होगी, पेमेंट अप्रैल टू फेब की 60,000 पर मंथ की होगी। पेमेंट मार्च की यानी आखिरी महीने की जो होगी वो कितनी होगी, 60,000 रुपये में से 7,20,000 रुपये साल का दिए ना, इंटू 5%, इसका टीडीएस काट लेंगे। 36,000 आएगा ना, 24,000 रुपये टीडीएस, 24,000 रुपये की पेमेंट मार्च में की जाएगी किराए की। IC पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। आई होप आपको मालूम है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, पहले भी बात की है हम इसकी। क्या होता है जेडीए, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट? यहां पे दो पार्टीज हैं, एक लैंड ओनर है, दूसरा बिल्डर है। लैंड ओनर और बिल्डर के बीच में ये एग्रीमेंट होता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। लैंड ओनर कहता है कि हम अपनी जमीन दे देते हैं, बिल्डर कहता है हम इस पर बिल्डिंग बना देंगे, और जितना फ्लैट बनेगा वो आपस में बांट लेंगे, ठीक है। लेकिन एट टाइम्स क्या करता है बिल्डर जो है, वो लैंड ओनर को कुछ कैश पेमेंट भी करता है, कुछ पेमेंट भी करता है, ठीक है। मतलब बात इस तरीके से हुई कि जिसके पास जमीन थी, लैंड ओनर जो था उसने जमीन दी, लैंड दी। मैं लिख के बताता हूं, देखिए यहां पे दो पार्टी है, एक लैंड ओनर है और दूसरा बिल्डर है, ठीक है। लैंड ओनर ने अपनी लैंड दी बिल्डर को, लो भाई इस पे फ्लैट बनाओ। अब बिल्डर ने क्या किया, उसको कुछ कैश पेमेंट की। जब भी हम बोलते हैं कैश, मतलब समझ जाया कर ये बैंक में पैसा दे रहे हैं, बैंक पेमेंट की ऐसे नहीं बोला जाता है, बोला ही ऐसे जाता है कैश पेमेंट की, ठीक है। नगद दिया कुछ, और कुछ क्या दिया, फ्लैट्स दे दिए। जैसे मान लीजिए लैंड ओनर ने जो जमीन दी उस पर बिल्डर कहता है कि हम 100 फ्लैट बनाएंगे, तो लैंड ओनर को कहता है 40 फ्लैट तुम्हारा हो जाएगा, 60 फ्लैट हमारा हो जाएगा,
और 20 लाख रुपया भी हम तुमको और देंगे, 40 फ्लैट देंगे और 20 लाख रुपया दे देंगे। तो इस तरीके की कुछ डील होती है। कभी कैश कंपोनेंट नहीं होता है, कभी कभी 50-50% होता है, आधा फ्लैट लैंड ओनर का, आधा बिल्डर का, राइट। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो पेमेंट बिल्डर कैश की करेगा, इस पे टीडीएस काटेगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कितना रुपया होगा, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, जितना भी देगा 10% का टीडीएस काटेगा। क्लियर है? देयर इज नो थ्रेशोल्ड, 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 194 जेए एंड जेबी। जेए क्या है? पेमेंट ऑफ टेक्निकल सर्विस फी, और जेबी में है पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फी, राइट। जेए जेबी, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। जेए में टेक्निकल फी की पेमेंट होती है और जेबी में प्रोफेशनल फी और नॉन कंप्लीट फी की पेमेंट होती है। टेक्निकल सर्विस फी क्या होती है? थोड़ा सा आपको टेक्निकल सर्विस लिखवा दे, कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निकल में आ जाएगा, ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग आ जाएगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। जैसे अभी तो मेरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? मेरा एम्प्लॉय कर रहा है, तो हम तो सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी दूसरी कंपनी को ये काम आउटसोर्स कर देते, ठीक है, तो वो हमसे अपना चार्जेस लेते हैं महीने का, कि भाई मैंने जो आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह की, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन किया, उसका इतना रुपया बनता है। तो उस पर हम टीडीएस क्या रेट से काटते? 2% के रेट से काटते, टेक्निकल फी वाली। प्रोफेशनल फी क्या होती है? प्रोफेशनल में आते हैं, आपको भी पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, एडवोकेट, ये सब प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको जो पेमेंट दी जाएगी उस पर 10% का टीडीएस कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 रुपया, 30,000 रुपये से ज्यादा की पेमेंट होगी तभी टीडीएस कटेगा। ये सारी लिमिट जो होती है पर एनम की होती है। आई होप इस पे ज्यादा फोकस करने की मुझे बार बार आवश्यकता नहीं है। प्रोफेशनल फी की पेमेंट पे और नॉन कंप्लीट फी की पेमेंट पे दोनों ही टीडीएस कटता है 194 जेबी में। नॉन कंप्लीट फी क्या होता है? मैंने बताया था आपको, एक इंटीरियर डेकोरेटर है, वो भी प्रोफेशनल है, उसको भी यहीं डालो, इंटीरियर डेकोरेटर। एक इंटीरियर डेकोरेटर है, उसको मैंने 30 लाख रुपए दिए मेरा फ्लैट का इंटीरियर डिजाइन बनाने का। ये कौन सी फी है? प्रोफेशनल फी है, 10% का टीडीएस कटेगा। जब उसने बनाया तो बड़ा ही बेहतरीन बना दिया मेरा फ्लैट। पता है, उस जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां पे 400 फ्लैट है और मेरा फ्लैट सबसे बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। तो मैंने उस इंटीरियर डेकोरेटर को बोला कि देखो, तुम ना किसी और का फ्लैट नहीं बनाना। क्यों बोला ऐसा मालूम है? क्योंकि जब भी कोई मेरे फ्लैट में आता है ना, उस पूरी बिल्डिंग से कोई भी आता है, कहता है वाह राज भाई क्या फ्लैट है यार, सब एकदम चकाचौंध हो जाते हैं देख के। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि अगर वो इंटीरियर डेकोरेटर किसी और का भी फ्लैट ऐसा ही बना देगा, तब तो यार जो मेरी तारीफ हो रही है वो बंद हो जाएगी होना, क्योंकि औरों के पास भी ऐसा ही फ्लैट है। तो मैंने उस इंटीरियर डेकोरेटर को कहा कि ये 10 लाख रुपया और लो, लेकिन किसी और का फ्लैट तुम यहां पे नहीं बनाओगे, इंटीरियर डेकोरेशन नहीं करोगे, इस बात की 10 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा है। मेरा इंटीरियर डेकोरेशन किया है, उसका 30 लाख रुपए हम दे चुके हैं। अब 10 लाख रुपए इस बात का दे रहे हैं कि तुम किसी और का इंटीरियर डेकोरेशन नहीं करना। इसे कहा जाता है नॉन कंप्लीट फी। इस पे भी टीडीएस कटेगा, किस रेट से? 10% के रेट से। सेक्शन कौन सा है? द सेम सेक्शन 194 जेबी, राइट। आइए बात समझाते हैं, अभी और समझना इसमें। 194 जे, दोनों को ही कवर करते हैं, 194 जे ए एंड 194 जे बी, ठीक है। पेड टू मिस्टर एक्स फॉर टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज और नॉन कंप्लीट फी। एक ही बंदे से हम कोई टेक्निकल सर्विस भी लिए हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए था कोई बंदा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करके दिया है हमको और चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज भी दिया है और नॉन कंप्लीट फी भी हम उसको दिए हैं,
ठीक है, तो पेड टू मिस्टर एक्स फॉर टेक्निकल सर्विसेज 20,000, प्रोफेशनल सर्विसेज 30,000, नॉन कम्पीट फी 40,000। टीडीएस किस पे कटेगा? ये दोनों आता है सेक्शन 194 जेबी में, 194 जेबी में, और ये आता है टेक्निकल सर्विसेज 194 जे ए में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो लिमिट है 30,000 रुपए की, वो सेपरेटली है इन तीनों सर्विसेज की। जेबी में भी जब ये आता है पेमेंट फॉर प्रोफेशनल और नॉन कम्पीट फी, तो 30,000 रुपए की लिमिट सेपरेटली है फॉर प्रोफेशनल और सेपरेटली है फॉर नॉन कम्पीट फी। ये दोनों आते एक सेक्शन में, टीडीएस एक ही सेक्शन में काटना है क्योंकि रेट 10% का है, इसलिए एक ही सेक्शन में लिखा हुआ है। लेकिन लिमिट 30,000 रुपए की दोनों के लिए अलग अलग सेपरेटली अलॉट की गई है, सेपरेट लिमिट फॉर बोथ, राइट। इसलिए इस पे नो टीडीएस, इस पे भी नो टीडीएस, और इस पे टीडीएस एप्लीकेबल है, टीडीएस एप्लीकेबल। 10% कटेगा, कितना आएगा? 4,000 रुपए टीडीएस आएगा। अगर ये तीनों 30,000 रुपए तक ही होता तो कहीं भी टीडीएस नहीं कट रहा होता। ये दोनों जोड़ के नहीं देखना है, प्रोफेशनल और नॉन कम्पीट को जोड़ के नहीं देखना है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सेक्शन में आते हैं, तो कहीं आप गलती से दोनों जोड़ के 30,000 की लिमिट अप्लाई ना करते, लिमिट सेपरेट है। ये दोनों को एक सेक्शन में इसलिए गवर्नमेंट डाली है क्योंकि दोनों का रेट सेम था, ठीक है, 10%, और यहां पे टेक्निकल के लिए कितना है? 2%, ठीक है। चलिए एक काम करें, चेंज करें एग्जाम्पल। पेड टू मिस्टर एक्स फॉर टेक्निकल सर्विसेज 40,000, प्रोफेशनल फी और नॉन कम्पीट फी 50,000 और 60,000। तो 40,000 का तो 2% होगा टीडीएस, और 50, 60, 1,10,000 का, या इसको भी हम अलग अलग लिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 50,000 का 10%, लिमिट अलग ही अलग होती है सबकी, इसका 10%, ठीक है। डिविडेंड ऑन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, बिल्कुल वैसा ही सेक्शन है जैसा शेयर का था। शेयर के लिए 194 था, म्यूचुअल फंड के लिए 194 के है, ठीक है। 5,000 रुपए का ऊपर डिविडेंड आएगा तो 10% टीडीएस कटेगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी अगर 5,000 रुपए से ऊपर का डिविडेंड देगी तो 10% काटेगी 194 के में, और अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देगी तो वो टीडीएस काटेगी 194 में, अगेन 5,000 के ऊपर 10% के रेट से। तो अमाउंट और रेट डिविडेंड का सेम है फॉर इक्विटी शेयर एज वेल एज फॉर म्यूचुअल फंड, बट इफ आई से कि सेक्शन की बात करें तो वो अलग है। 194 में डिविडेंड ऑन शेयर्स था, ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर था, देखिए इसी पे डिविडेंड आता है ना, और म्यूचुअल फंड पे डिविडेंड आता है, म्यूचुअल फंड का डिविडेंड यहां पे है 194 के में। आइए नेक्स्ट देखिए 194 LA, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं अच्छा, ये पेमेंट कौन कर रहा होगा? पेमेंट ऑफ कंपनसेशन कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट ही तो ये पेमेंट कर रही है, पेयर इज गवर्नमेंट। अच्छा, अगर गवर्नमेंट पेयर है तो टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस। अब यार ये सर कुछ सुने थे गवर्नमेंट का एक केस में टीडीएस नहीं करता है। गवर्नमेंट अगर पेई है, पाने वाली अगर गवर्नमेंट है तो टीडीएस नहीं काटोगे। गवर्नमेंट को जब पैसा दोगे ना तो टीडीएस नहीं काट लोगे, लेकिन गवर्नमेंट तुमको पैसा देगी तो टीडीएस काटेगी। यस, यहां गवर्नमेंट पैसा दे रही है, कंपल्सरी एक्विजिशन कर रही है तो टीडीएस काट रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं काट रही है बस। तो एग्रीकल्चर लैंड पे तो हम भी टीडीएस नहीं काट रहे थे जब हम किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, याद है? यहां देखिए 194 IA में हम भी किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे थे 50 लाख रुपए से ऊपर की, तो 1% टीडीएस काट रहे थे, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं काट रहे थे। अब यहां गवर्नमेंट प्रॉपर्टी खरीद रही है कंपल्सरी एक्विजिशन के जरिए, तो गवर्नमेंट भी टीडीएस काट रही है, लेकिन गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए के ऊपर ही काट ले रही है, वो भी 10% के रेट से।
हद हो गया। गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन के जरिए जमीन वगैरह ले रही है तो 2.5 लाख के ऊपर ही काट ले रही है, वो भी 10% के रेट से काट ले रही है। और हम किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम 50 लाख के ऊपर काटना, वो भी 1%। तो गवर्नमेंट इतना टीडीएस दबा के क्यों काट ले रही है? आइए समझते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन कहां होता है। आप पहले सोचिएगा, दिमाग पे जोर दीजिए। गवर्नमेंट जमीन को कंपल्सरी जबरदस्ती ले रही है, शहर के बीचों बीच ये सब चल रहा है, या फिर ये सब आउटस्कर्ट में चल रहा है, गांव देहात में थोड़ा सा शहर से हट के वो सब जमीन को कंपल्सरी एक्वायर कर रही है। गवर्नमेंट जितने प्रोजेक्ट लगाती है ना, वो थोड़ा सा शहर से दूर लगाती है। शहर में कंपल्सरी एक्वायर नहीं हो पाएगा, इतनी छोटी छोटी लोगों के पास जमीन है, वो सब एक्वायर करके क्या कर लेगी? गवर्नमेंट को कुछ भी बड़ा करना होता है तो वो थोड़ा सा शहर से हट के बड़ी बड़ी जमीनों को एक्वायर करते हैं, गांव देहात की जमीनों को एक्वायर करते हैं, पूरा पूरा गांव एक्वायर करते हैं। ये होता है, दिस इज व्हाट कंपल्सरी एक्विजिशन इज। तो ज्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि गवर्नमेंट जहां पे कंपल्सरी एक्विजिशन कर रही है वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको टैक्सेस वगैरह की जानकारी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो कंपल्सरी एक्विजिशन करती है वो पीसफुली हो जाए, इसलिए रेट बहुत ज्यादा दे रही है। इनफैक्ट जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू चल रहा होता है ना, उसका तो दुगना दे देती है, 3 गुना दे देती है पैसा। इतना पैसा देती है गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन में, यानी लोग कमा के तो एकदम लाल हो जाते हैं वहां पे, लेकिन उनको इनकम टैक्स वगैरह की जानकारी नहीं है। तो सरकार जब कंपल्सरी एक्विजिशन करती है ना किसी भी की जमीन भी, तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर ही टीडीएस काटती है, वो भी 10% काट लेती है, क्योंकि यहां पे नॉन कंप्लायंसेस बहुत मिलेंगे। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, लोगों को मालूम ही नहीं है नॉन कंप्लायंस क्या मिलेंगे, सामने वाले को पता ही नहीं है कि जमीन बिकती है तो कैपिटल गेन होता है। अरे हम आप ना जानते हैं कैपिटल गेन, वो गांव का आदमी कैपिटल गेन तो सुना ही नहीं, अपने जीवन में नहीं सुना है कभी, राइट। तो वो टैक्स भी नहीं पे करेगा। तो सरकार कह रही है जब हम जमीन कंपल्सरी एक्वायर करेंगे, उसको पैसा देंगे तो काट लेंगे टीडीएस 10% के रेट से। आइए, इसके बाद 194M आ गया, ये कंपल्सरी वाला है, सारे लोगों को टीडीएस काटना है। अब ये क्या है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रोफेशनल और प्रोफेशनल बाय इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C और 194J। अब ध्यान दीजिए, मैं किसी से बिल्डिंग बनवाता हूं अपने ऑफिस के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर है वो जिससे बिल्डिंग बनवा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ऑफिस की बिल्डिंग बनवा रहा हूं तो मैं 194C में उसका टीडीएस काटूंगा। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, ऑफिस की बिल्डिंग बनवा रहा हूं, मैं टीडीएस काट लूंगा। मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तो मैं घर भी बनवा रहा हूं, अपना रेजिडेंस भी बनवा रहा हूं, तो टीडीएस काटूंगा। लेकिन बात वहां आती है, एक एम्प्लॉय है, करोड़ रुपए की तनख्वाह है उसकी साल की, अपना लग्जरी मकान बनवा रहा है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो उसने हायर किया हुआ है, उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को वो 3 करोड़ रुपए की पेमेंट कर रहा है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, सिर्फ सिविल लेबर कॉन्ट्रैक्टर को 3 करोड़ रुपए की पेमेंट कर रहा है। क्या वो टीडीएस काट रहा होगा? 194C की बात करते हैं, नहीं, क्योंकि वो तो व्यापारियों के लिए है, ये तो टीडीएस काट ही नहीं। वो व्यापारी, वो भी जो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा का टर्नओवर है, तो ये तो अपना मकान बनवा रहा होगा तो टीडीएस नहीं काटेगा। अब मैं आपको बताऊं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर 3 करोड़ रुपए लिया है ना लेबर कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसमें कम से कम भी 30 लाख से 50 लाख रुपया कमा लेगा। हाँ, 30 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो लेबर से काम कराते हैं और मजदूरी फिर वो देते हैं लेबर को, और सीधे जिनका काम हो रहा होता है उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इतना पैसा बचा लेते हैं वो, राइट। क्योंकि उनको लेबर की ना नस नस से वाकिफ होते हैं वो, उनको मालूम है कि एक एक मिनट में कितना काम होना चाहिए, वो डंडा कर करके लेबर से काम कराते हैं, राइट। और हमको अगर लेबर से काम कराना होगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, जब मैंने खुद से कभी ट्राई किया कि चलो एक काम करते हैं, लेबर को बुलाते हैं और पेंट कराते हैं, तो हमने देखा कि एक बार मैं बाथरूम पेंट करा रहा था, ठीक है, 3 आदमी लगे हुए थे, 3 आदमी लग के बाथरूम पेंट कर रहे थे, 2 दिन तक करते रहे। अगली बार मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मैंने पता है क्या पाया, एक आदमी आधे दिन में वो बाथरूम पेंट कर दिया था। यार हद है भाई, पिछली बार तो थी, और काम भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, पता नहीं कैसे हाथ चला रहे थे, हम बेवकूफ बन गए, मतलब ऐसा।
मतलब वो कंटिन्यूअस हाथ चला रहे थे, क्योंकि मैं वॉच करने जा रहा था बार बार कि भाई काम हो रहा है ना, तो कुछ कुछ कर रहा था, कुछ धीरे धीरे घिस रहा था, कोई एक अपना कुछ और चला रहा था, उसी पे रोलर चला रहा था, दूसरा कुछ ब्रश मार रहा था, काम कर रहे थे विधिवत सब। 3 लोग मिलके 2 दिन में बाथरूम पेंट करते हैं। अगली बार कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, देखा एक ही आदमी आधे दिन में कर दिया एक बाथरूम। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से पैसा खुद भी बचा लेते हैं, राइट। तो हमें लगता है कि यार इसको पैसा दो, हम 100 रुपए में जो काम कराएं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आता है कहता है हम 80 रुपए में ये काम करा देंगे, हम दे देते हैं उसको, क्योंकि वो अल्टीमेटली लेबर को 50 रुपए ही देता है, उतने में काम हो जाता है। तो मार्जिन तो होती है उनकी, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, देखिए बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स वगैरह नहीं पता है। ये सब गाँव के लोग होते हैं, लेबर से बहुत अच्छा कनेक्ट होता है, बॉन्डिंग होती है उनकी, अब वो ठेकेदार बन जाते हैं। वो भी अल्टीमेटली एक दिन लेबर था, मैं आपको बताऊं। देखिए ये सब तेज हो जाते हैं धीरे धीरे, ये सब होता है ना कि अपना ही ग्रोथ है इनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले वो खुद मजदूरी करता था, लेबर की तरह काम करता था दूसरों की साइट पे, ठीक है, तो वो किसी ठेकेदार के अंदर में था, धीरे धीरे उसको समझ में आया, वो तेज थोड़ा बंदा था, तो अब वो अपने अंडर में 10-20 लेबर कर लिया, वो ठेकेदार बन गया है, कॉन्ट्रैक्टर बन गया है, राइट। इनकम टैक्स वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है। अब वो मकान बनाता है, ठीक है, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, छोटा सा भी मकान बनाता है, सिविल लेबर कॉन्ट्रैक्टर 50 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए का हो जाता है, ठीक है, उसमें अच्छा खासा पैसा भी बनाता है, लेकिन सामने वाला टीडीएस नहीं काटता है तो उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती, और जब गवर्नमेंट को नहीं पहुंचती वो टैक्सेस भी नहीं पे करता है। इसीलिए गवर्नमेंट यहां पे कह रही है कि भाई अगर तुम 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट कर रहे हो तो आप टीडीएस काटिए 5% से। आप कौन है, कितना टर्नओवर है, ये सबसे मतलब नहीं है हमको। बताइए सही भी है कि नहीं है। जो 50 लाख रुपए किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर सकता है वो क्या छोटा आदमी होगा? नहीं, अरे वो नौकरी पेशा आदमी है, तुम्हारा टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, गवर्नमेंट के लिए हमको मतलब नहीं है, तुम 50 लाख रुपए की पेमेंट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्टर को, बड़े आदमी हो, काटो टीडीएस जमा करो। और नहीं कर सकते हो तो कम से कम सीए की फीस तो अफोर्ड कर ही सकते हो, करवाओ सीए से फीस देके। अंडरस्टूड? तो द सेम अप्लाइज फॉर कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को 194C में हम पेमेंट टीडीएस काटते थे, अगर हम वहां नहीं काट रहे हैं तो। अगर हम प्रोफेशनल की टीडीएस 194J में नहीं काट रहे हैं। अब जैसे अब आते हैं अपने पहले एग्जांपल पे, मेरे ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, मैंने वकील साहब को हायर किया है मेरा केस लड़ने के लिए। बताइए ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूं ये पर्सनल पेमेंट है या प्रोफेशनल पेमेंट है? मतलब ये पर्सनल पेमेंट है या बिजनेस पेमेंट है प्रोफेशनल फी की पेमेंट, सामने वाले के लिए प्रोफेशनल फी है। द पेमेंट, मेरी पेमेंट का नेचर क्या है, पर्सनल नेचर है या बिजनेस नेचर है? मेरे लिए ये पर्सनल नेचर का, मेरे बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है, मैंने मर्डर किया, ये मेरा पर्सनल खर्चा हो जाएगा, राइट। क्या मुझे 194J में टीडीएस काटना है? तो आपने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर मुझे टीडीएस काटना है, मेरे ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आती है, मेरे ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आती है, तो मेरा पर्सनल खर्चा हो चाहे बिजनेस का खर्चा, मुझे दोनों पे काटना है। एक ही खर्चा ऐसा है जो पर्सनल नेचर का हो तो नहीं काटना है, और वो है प्रोफेशनल फी। प्रोफेशनल फी 194J के तहत, राइट। अब ये वाला जो सेक्शन है वो कंपल्सरी सेक्शन 194M, तो ये प्रोफेशनल फी पर्सनल नेचर का भी होगा तो भी टीडीएस कटवाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का है तब, ठीक है। वहां तो 30,000 था 194J में, ठीक है, तो 194J के तहत तो नहीं काटना होगा, हाँ 194M के तहत काटना होगा, 50 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो टीडीएस काटना होगा। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आइए मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं। पर्सन, पर्सन कौन है, इसका टर्नओवर कितना है ये बताएंगे, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट बताएंगे, नेचर ऑफ पेमेंट बताएंगे, अमाउंट बताएंगे, आपको बताना है टीडीएस डिडक्टेबल अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। एक पर्सन है ए जिसका टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर की बात कर रहे हैं,
एनुअल टर्नओवर है सिर्फ 10 लाख रुपया, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट, ये प्रोफेशनल फी की पेमेंट कर रहा है, प्रोफेशनल फी की पेमेंट कर रहा है बिजनेस नेचर का। अमाउंट है 2 लाख रुपया, टीडीएस काटेगा। तो आइए देखते हैं, मिस्टर ए इसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, तो अगर ये पेमेंट करेगा तो इसको टीडीएस नहीं काटना है, टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है। दूसरा, बी, अगर इसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, ये प्रोफेशनल फी की पेमेंट कर रहा है बिजनेस पर्पस की, 2 लाख रुपए की, टीडीएस काटेगा। हाँ, टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, 194J के तहत इसको टीडीएस काटना पड़ेगा, 194J के तहत इसको टीडीएस काटना पड़ेगा। स्पेसिफिक हो जाए तो 194JB में काटना पड़ेगा। आइए सी की बात करते हैं। सी जिसका एनुअल टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए, प्रोफेशनल फी की पेमेंट कर रहा है पर्सनल नेचर की, प्रोफेशनल फी की पेमेंट है लेकिन पर्सनल नेचर की है, मतलब वकील साहब को पेमेंट कर रहे हैं, प्रोफेशनल फी हो गया, लेकिन अपना पर्सनल, मर्डर का केस यहां पे आप कह सकते हैं। अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपया, टीडीएस कटेगा 194, पहले जेबी की बात कर लेते हैं, टीडीएस नहीं कटेगा। प्रोफेशनल फी पर्सनल नेचर की होती है ना, टीडीएस नहीं कटता है 194 जेबी। वैसे तो अगर मुझे देखिए, मुझे टीडीएस काटना है, मेरे ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी है, मैं पर्सन सी हूं, मेरे ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी है, आंसर इज यस। मेरा टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, अगर बिजनेस का खर्चा होता तो टीडीएस काटते, कोई और पर्सनल खर्चा भी होता ना तो टीडीएस काटते। बस एक ही पर्सनल खर्चा होता है जिसपे टीडीएस नहीं काटते हैं, कौन सा? प्रोफेशनल फी, तो इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अब बात करते हैं डी, 2 करोड़ रुपए का मेरा टर्नओवर है, नेचर ऑफ पेमेंट प्रोफेशनल फी की है, पर्सनल नेचर का है, पेमेंट कितनी है? 55 लाख रुपए। अब टीडीएस कटेगा, कटेगा किसमें? 194M में। ये तो सबको काटना है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ई एक सैलरीड इंप्लॉई है, बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है यार इसका। ई एक सैलरीड इंप्लॉई है, सैलरीड इंप्लॉई है, नेचर ऑफ पेमेंट इसकी है प्रोफेशनल फी पर्सनल नेचर का, 55 लाख रुपए करता है, टीडीएस कटेगा 194M में कटेगा। ध्यान दीजिए, अगर प्रोफेशनल फी 50 लाख रुपए से ऊपर हुई तो 194M में तो कटेगा ही कटेगा। आपको तो बस यही देखना है कि जेबी में अब कटेगा कि नहीं, अगर नहीं कटेगा तो एम में तो कटेगा ही। जैसे ही मैंने कहा 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट है तो एम में कटेगा, ये तो गारंटी है। बस आप ये चेक कर लीजिए जेबी में कटेगा कि नहीं। अंडरस्टूड? तो एम में तो कटेगा, ये सैलरीड इंप्लॉय है, बड़ा बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, कुछ भी ये कटेगा। पर्सनल नेचर है, बिजनेस नेचर है खर्चे का, कुछ भी ये कटेगा भाई 194M में। तो जेबी में कब कटता है उसको हमने चेक कर लिया भाई, कब कटता है कि बिजनेस नेचर का होगा तो कटेगा, पर्सनल नेचर का होगा तो जेबी में नहीं कटेगा, और वो भी तब जब पिछले साल का टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है। आइए एक और देख लीजिए, एफ है, टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है 2 करोड़, प्रोफेशनल फी है, ठीक है, बिजनेस नेचर की है, 20,000 रुपए की है, टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 30,000 की लिमिट होती है बेटा, 30,000 की लिमिट होती है, 30,000 रुपए से कम है, इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। यहां पे लिख दें क्या क्रॉस किए, तो सिंस लेस देन 30K, 30,000 रुपए से कम है इसलिए। राइट? तो इस तरीके से हम लोग ने 194M भी देख लिया, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे तो आगे के सेक्शन देखेंगे। विल स्टॉप हियर।